हाँ, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंजाई के बारे में, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? फंजाई के बारे में। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा। हमने व्हाइटेकर से सब लोग फेमिलियर हैं। आर्यच व्हाइटेकर ने क्या किया था? 5 किंगडम बनाए था। कौन कौन सा था 5 किंगडम? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो हमने पहले मोनेरा पढ़ा डिटेल में, फिर क्या पढ़ा? प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? फंजाई पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? प्लांट। तो ये सब क्या है? किंगडम है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा। प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम में जो भी चीज पढ़नी होती है सबसे पहले उसे क्या करते हैं? देख लेते हैं क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो प्लांट किंगडम में बेसिकली क्या क्या आता है, कैसे ऑर्गेनिज आते हैं। जैसे आपने प्रोटिस्टा पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और क्या आते हैं? यूकैरियोटिक आते हैं। प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो यूनिसेलुलर हो और क्या हो? यूकैरियोट। मोनेरा में कैसे आ रहे थे? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स। वैसे फंजाई में क्या आ रहे थे? फंजाई में कैसे ऑर्गेनिज्म सब पढ़ रहे थे? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स। वेरी गुड। यहां पे क्या पढ़ेंगे? मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करेंगे जो मल्टीसेलुलर होंगे और क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें। और ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आप एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ये लास्ट में क्यों आएगा? सबसे मॉडर्न है, सबसे एडवांस है, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव कौन है? एल्गी है। ये जो क्रम बनाया गया है, सीक्वेंस बनाया गया है, किस बेस पे बनाया गया है? इवोल्यूशन के बेस पे। इवोल्यूशन का एक टर्म दिया गया था क्लासिफिकेशन में। क्या टर्म दिया गया था? फाइलोजेनी। क्या दिया गया था? फाइलोजेनी। तो हमने बताया था कि जो बाद में जो सिस्टमेटिक टर्म आया था उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया था? कौन से साइंटिस्ट थे? लिनियस थे। सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया था? लिनियस। तो लिनियस ने क्या किया था? कैरेक्टर के अलावा इवोल्यूशन को भी या फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को भी क्या किया था? कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर के आधार पर एल्गी ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिसाइड किया गया है। इसके अलावा इवोल्यूशन को भी कंसीडर किया गया है। इसीलिए एल्गी को पहले रखा गया है और एंजियोस्पर्म को क्या रखा गया है? बाद में, ठीक है। तो ये है आपका। देखिए सब में कुछ चीजें कॉमन है। एल्गी क्या आपका है? मल्टीसेलुलर है। जिम्नोस्पर्म भी क्या है? मल्टीसेलुलर है। तो इसीलिए सब एक ही जगह है ना प्लांट किंगडम में। लेकिन कुछ चीजें वेरी भी करती हैं, ठीक है। तो वही सब चीजें पढ़नी है। तो इतनी चीजों हमारे को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एल्गी के बारे में। तो एल्गी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। और जिसमें फंजाई को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? अंकुर बताओ। जिस ब्रांच में फंजाई की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्यों पढ़ाए थे तो क्या कर रहे थे? तुम बताओ। माइकोलॉजी। ध्यान दिया करो, क्लास में बैठो ध्यान से बैठो, ठीक है। फाइकोलॉजी। और ये क्या है? ये एल्गी को स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी क्या है? फ्रिच। और इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है? एमपी अयंगर। ये साउथ वाला टाइटल है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एल्गी के क्या क्या फीचर्स हैं, मेन फीचर्स। तो ये क्या होगा? पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल होगा। इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल बियरिंग। और क्या होगा? जब क्लोरोफिल बियरिंग होगा तो क्या होगा? ये फोटोसिंथेटिक होगा,
उसके बाद ये क्या होगा, सिंपल होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की बुक आप खोलेंगे तो पहले एक ही लाइन में क्या किया, सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया है। तो उसके बाद क्या है, ये सिंपल है। फिर क्या है, ये थाइलॉइड, कैसा स्ट्रक्चर इसका है, थाइलॉइड। उसके बाद क्या है, ये एक्वेटिक। तो इतने जो मेन कैरेक्टर्स हैं एल्गी के, जो एल्गी के लिए स्पेशल है। पहला क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या, इसमें क्लोरोफिल है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या हुआ, हाँ, जैसे हम लोग बॉडी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका क्या है, सिंपल है। और थायराइड का मतलब क्या होता है, थायराइड है। थायराइड का मैंने बताया था कि जो एल्गी की बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, कौन सी बॉडी, प्लांट बॉडी, वो स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है। क्या नहीं होती है, डिफरेंशिएट नहीं होती है। लिखा हुआ नॉट डिफरेंशिएटेड, नहीं था, ये रूट है, ये तो नॉट डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक मैंगो का प्लांट देखिए, किसका प्लांट देखिए, मैंगो का। इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम, मैंगो का प्लांट जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, लीफ होगा, और क्या होगा, स्टेम होगा, रूट होगा, ये सब होगा ही नहीं होगा उसमें। लेकिन एल्गी के है तो यही प्लांट किंगडम प्लांट ही का ही है, लेकिन इसमें ना तो रूट दिखेगा आपको, ना स्टेम दिखेगा, ना वो दिखेगा लीफ, बस एक सिंपल सी बॉडी ऐसे दिखेगी। ऐसे मालूम हो गया, ये ऐसे दिखा दिए। या मल्टी सेलुलर है तो इसी में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सेल्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें रूट स्टेम कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये प्लांट है, क्या है, प्लांट, कौन सा प्लांट है, एल्गी है। इसमें कई सेल्स हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। और क्या है, ये थाइलॉइड है। थाइलॉइड है का मतलब क्या हुआ, हाँ, डिफरेंट नहीं हो। लेकिन आप थोड़ा सा आगे आएंगे, अभी ब्रायोफाइट्स में आएंगे, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप टेडो में आएंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। धीरे धीरे जिम्नो में आएंगे तो पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है, ये एक्वेटिक है। क्या है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या, हैबिटेट, फ्रेश वाटर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये इतना नोट कर लीजिए कि एल्गी में 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, बस क्लोरोफिल बियरिंग लिख लीजिए, सिंपल लिख लीजिए, थाइलॉइड लिख लीजिए, और थाइलॉइड के आगे लिख लीजिए नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। फिर एक्वेटिक लिख लीजिए। ये जनरल फीचर है जो एल्गी को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, प्रियांशु, एनी प्रॉब्लम्स, तुम बताओ, सब कुछ समझ में आ गया ना। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे आपने फंजाइम पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, हैबिटेट। उसके बाद क्या पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और, हाँ, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, सेम वही चीज है। तो एल्गी में सबसे पहले देखते हैं, देखिए सब ध्यान देखिए, भले आपको पता है कि एक्वेटिक होता है, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं कि अगर ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों, क्वेश्चन ऐसा ही होता है, अभी बता रहे हैं। जैसे हैबिटेट क्या होगा एल्गी का, एक्वेटिक, ठीक है। तो एक्वेटिक भी क्या होते हैं, 2 तरीके हो गए। कौन कौन से हो गए, फ्रेश वाटर और क्या हो गया, मैरीन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी क्या है, 2 कंडीशन है, ये बताया था ना उसमें, फंगस में स्टेगनेंट, और दूसरा क्या है, मोबाइल। इसको भी एक टर्म देते हैं, मोबाइल वाटर को भी, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो एक होता है स्टेगनेंट वाटर, दूसरा क्या होता है, मोबाइल वाटर। मोबाइल वाटर का मतलब, हाँ, जैसे नदी का पानी क्या हो गया, मोबाइल हो गया। और ये क्या होगा, स्टैटिक। जैसे तालाब का पानी क्या होता है, जहां है वहां पे स्थिर होगा। तो जो एक एल्गी हैं, इनके सारे हैबिट्स हैं, क्या है, ये सारे हैबिट्स पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर भी होगा, क्या होगा, मरीन वाटर भी होगा। कुछ एल्गेस मरीन में पाए जाते हैं, कुछ एल्गेस कहां पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर्स में। और फ्रेश वाटर में भी
तालाब में भी पाए जाते हैं और नदी में भी पाए जाते हैं। मोबाइल भी होते हैं और क्या होते हैं, स्टेगनेंट। ठीक है, तो कई बार एग्जांपल देके पूछ देता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा था कि क्लेमाइडोमोनास, एक क्वेश्चन था क्लेमाइडोमोनास का पूछ दिया था कि कहां पाया जाता है। तो पहला दिया था, ये पहला ऑप्शन था फ्रेश वाटर। पहला ऑप्शन क्या था, फ्रेश वाटर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था मोबाइल वाटर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन था मैरीन वाटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बताओ प्रियांशु, कौन सा ऑप्शन है आपको इसमें सही लग रहा है? आपने भी पढ़ा नहीं है, अब जानते नहीं होंगे, लेकिन गेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, सेकेंड होगा। क्यों सेकेंड सही होगा? क्योंकि जैसे ये जो क्लेमाइडोमोनास है, ये हमेशा जैसे आपका तालाब का पानी है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहीं पे पाया जाता है। तो अब बच्चों को पता है कि क्लेमाइडोमोनास कहां पाया जाता है, वाटर में, लेकिन उनको बहुत बच्चों को ये नहीं पता था कि ये कहां पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कौन कहां कहां पाया जा रहा है। तो ये लिख लीजिए, इसमें एक्वेटिक कार के लिखिएगा और फिर लिख लीजिए कि ऑल हैबिटेट प्रेजेंट। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि उसे यहीं पाया जाता है, बहुत जो मॉइस्चर वाले प्लेस होते हैं, जैसे फंजाई कहां पाया जा रहा था, वुड्स पे। ठीक है, ये भी वुड्स पे पाया जाता है। ठीक है, जहां वुड्स हो उसमें थोड़ा पानी लग गया हो, मॉइस्चर इकट्ठा हो गया हो, तो वहां पे। तो इसके अलावा ये जो मेन है, ये क्या आपका है, मेन है। इसके अलावा मेन के अलावा भी पाया जाता है, कहां का लिख लीजिए, वुड में। कहां लिख लीजिए, वुड में, सॉइल में। ठीक है, कहां पे, हाँ वो भी लिख लीजिए। तो ये वुड्स है और सॉइल है। ठीक है, और जहां और भी जो जगह है, ये स्टोन पे कहां पाया जाता है, स्टोन्स पे भी पाए जाते हैं। तो इतनी बातें आपको हैबिटेट के बारे में जाननी चाहिए। क्लियर है? दाऊ शिवानी, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए? तो हैबिट के बाद क्या देखेंगे हम, इस बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, स्ट्रक्चर के बारे में, कि एल्गी क्या होता है। कोई भी एल्गी होता है तो उसके चारों तरफ एक शीत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शीत, जिसे साउंड होता है उसे क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीत। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीत। उसके अंदर क्या होता है, एल्गी होता है, एल्गी के सेल्स होते हैं। तो सबसे बाहर क्या पाया जाएगा, म्यूसिलेज, उसके बाद क्या पाया जाएगा, टेलवाल। ठीक है, इससे क्या होता है, ये स्लिपरी हो जाता है। इसका सेलवाल में क्या क्या होता है, देख लीजिए, सेलुलोज होता है, सेलुलोज तो होता ही है, और साथ में पेक्टिन भी होता है। सेलुलोज, पेक्टिन एक सब्सटेंस है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पेक्टिन एक हार्ड सब्सटेंस है। लिग्निन हो गया, पेक्टिन हो गया। ठीक है, लिग्निन जानते हैं आप लोग, ये सब जो ये जाइलम्स है, फ्लोएम्स है, ठीक है ना, स्क्लेनकाइमा है, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे लकड़ी इतनी हार्ड क्यों होती है, क्योंकि वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो लिग्निन ज्यादा हार्ड है, पेक्टिन उससे थोड़ा सा क्या है, कम हार्ड है। तो इसके सेलवाल में, ये तो आपको बताया था मैंने कि एल्गी सेलवाल में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। तो सेलुलोज के अलावा क्या पाया जाता है, पेक्टिन्स। और भी चीजें होती हैं, जैसे ये आपका दिया हुआ है, ग्लेक्टोन्स, मैनन्स, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, देखिए इसके सेलवाल में क्या क्या, एक नोट करिए, पहले क्या पाया जाएगा, सेलुलोज, फिर क्या पाया जाएगा, पेक्टिन्स। ठीक है, और क्या पाया जाएगा, गैलेक्टन्स, फिर क्या पाया जाएगा, मैनन्स। ठीक है, ये सब क्या है, समझ में आ रहा है, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। क्या है, सब पॉलीसेकेराइड्स हैं, पर नाम बदल गया है। एक गैलेक्टोज नाम सुने होंगे, गैलेक्टोज से क्या बनता है, गैलेक्टन्स। ठीक है, मैनोज से बनता है मैनन। तो सब पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, अलग अलग फॉर्म में है। तो सेलुलोज क्या आपका है, पॉलीसेकेराइड्स है। पेक्टिन्स भी क्या है, ये भी पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, तो ये सब नाम याद करना है कि इसके सेलुलोज में ये सब चीजें
पाई जाती हैं। एक बार लिख लीजिए, यही चीज होती है एग्जाम में, दे देगा कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बस अच्छे से याद ना होने का क्वेश्चन होता है। सेल वॉल ऑफ एल्गी, ठीक है, कंटेन, ऐसे कर दिया, पहला ऑप्शन क्या दे देगा, सेलुलोज, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन दे देगा सेलुलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा, सेलुलोज प्लस गैलेक्टन्स, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा, सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस क्या दे देगा, गैलेक्टेन प्लस मैनन। अब अच्छे से याद नहीं होगा तो कभी दिमाग में आएगा कि सेलुलोज होता है, फिर याद आएगा नहीं ये नहीं होता है, क्या होता है, सब होता है। फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। सेलुलोज, पेक्टिन्स, गैलेक्टोन्स एंड माइनस, ये सब प्रेजेंट होते हैं इसके सवाल में, ठीक है। क्या पूछे, क्या डिस्कस हो रहा है। इसके बाद थैलवार, आपको पता है थैलवार का मतलब क्या होता है, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। ये हो गया आपका टिश्यू सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट इन एल्गी, ठीक है। अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ टिश्यू सिस्टम का। टिश्यू सिस्टम का मतलब वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाएंगे, जाइलम फ्लोएम जैसे पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन की बात कर लें, इसका एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या वो क्या है, फोटोऑटोट्रॉफ। जैसे आपने फंजाई में देखा बहुत डाइवर्स था सिस्टम, उसमें सेप्रोफिटिक भी थे, हेटेरोट्रॉफ है ना, पैरासिटिक भी थे, ठीक है, डिकम्पोजर्स भी थे। वैसे ये क्या है, सी फॉर सिर्फ फोटोऑटोट्रॉफ। फोटोऑटोट्रॉफ का मतलब क्या इसमें प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। फोटोट्रॉफ दे प्लास्टिड प्रेजेंट है, प्लास्टिड का मतलब क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए एल्गी में ये क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होगा, इसमें प्लास्टिड। अब तक कहीं प्लास्टिड नहीं पढ़ा जाता था, जो अब पढ़ा आपने, कहीं प्लास्टिड पढ़ा था नहीं, यहीं से प्लास्टिड की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले प्लास्टिड कहां देखा गया, यूरोशन में, एल्गी में, ठीक है। अब प्लास्टिड में क्या क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे, वही क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन, है तो बहुत सारे पिगमेंट्स, सी भी है, डी भी है, जेंटोफिल भी है, लेकिन ये क्या है आपके कॉमन है, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, चाहे क्या हो, फियोफाइसी, कोई भी एल्गी हो, सब में क्या होगा, ये पिगमेंट कॉमन होगा। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यहां लिख लीजिए, यूनिवर्सल पिगमेंट। ये तीनों क्या है, ये सारे एल्गीज में पाए जाते हैं, ए, बी और कैरोटीन। तो हमने ये पढ़ा कि अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए एल्गी की, तो एल्गी न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफ है, इसमें पिगमेंट्स होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, अपना फूड क्या करता है, ये खुद सिंथेसाइज करता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो इसके फोटोसिंथेसिस क्या कहेंगे, एक टर्म और दे सकते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक का मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा, H2O का क्या होगा, डिसोसिएशन, और किसमें टूटेगा, 2H प्लस O2 प्लस क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कब होता है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस बहुत याद आ रहा है तुम लोगों को, देखिए फोटोसिंथेसिस में ध्यान सुनिए, दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्च बनता है। देखिए फोटोसिंथेसिस का दो पर्पज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है,
और क्या रिलीज हो रहा है? फूड भी। तो ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जिंदा हैं, क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कहां से मिल रहा है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ये जो एल्गी होते हैं ये बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, जैसे धरती पे लगभग अगर मान लीजिए 100% फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है? 100%। तो 100 में 50% कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है। ठीक है, तो टोटल फोटोसिंथेसिस का कहने का मतलब ये है कि जितना भी ऑक्सीजन हमें गेन हो रहा है उसमें से 50% ऑक्सीजन कहां से गेन हो रहा है? यहीं से, एल्गी से। तो एल्गी का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो हाँ, तो बता रहा था मैं कि H2O क्या होता है? डिसोसिएशन। तो H2O किसमें टूट जाता है? 2H प्लस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। ये हमारे काम आता है। तो इसे कहते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? स्टार्च। तो स्टार्च वो प्लांट्स के भी काम आता है, हमारे काम भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। और ये कहां होता है? एल्गी में। ये इसमें पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका 50% फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एल्गी करता है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रिशन के बारे में हो गया। और हैबिटेट आपने पढ़ लिया। हैबिटेट में क्या पढ़ा? पहले मेन बता, एक्वेटिक होता है। हाँ, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी होता है और मरीन वाटर भी होता है। और क्या पढ़ा आपने इसके बारे में? हाँ, इसका चक्कर थैलाइट होता है, क्लोरोफिल बीइंग होता है। ठीक है, आप इसका देख लीजिए आप, रिप्रोडक्शन कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। देखा हूं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में जैसे हमने फंजाई में पढ़ा था कि 3 फेज थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वैसे इसमें भी है। तो वेजिटेटिव में देखा गया है, वही आपने पढ़ा था कि एक क्या होता है, कोई मान लीजिए एल्गी का ये सेल है, इसका कोई पार्ट क्या हो गया? डिटेच हो गया। और ये बाद में जर्मिनेट होकर क्या करेगा? नया एल्गी। हाँ, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस सेम दोनों में है। ठीक है, जो प्रोसीजर आपने पढ़ा था फंजाई में और भी कहीं पढ़ा था, तो सारे प्रोसीजर क्या है? सेम है। तो वेजिटेटिव रिएक्शन में एक चीज याद रखिएगा कि ये कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और इसका फिलामेंट्स क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और हर फिलामेंट्स एक नया एल्गी बन जाता है। अब ये चीज बताइए, अगर ह्यूमन होता तो क्या होता? एक हाथ टूटता, एक हाथ क्या बन जाता? नया नया प्रियांशु। फिर प्रियांशु का एक बाल गिरता, फिर नया प्रियांशु। तो बहुत सारे प्रियांशु मिले। इसका बड़ा मिसयूज हो सकता था। इसलिए नेचर जो करता है क्या करता है? सोचो, बहुत सारे क्लोन बन जाते। मतलब एक प्रियांशु यहां बैठ रहे हैं, एक प्रियांशु कहीं। नहीं, नुकसान ज्यादा था, फायदा कम था। इनमें ब्रेन डेवलप होता नहीं है ना। प्लांट में कहां ब्रेन नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। हाँ, ह्यूमंस में ये ब्रेन है ना, ये तो खतरनाक चीज है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? यही है। आदमी के दिमाग में जब लगता है ना कि जैसे अब ये हो गया तो ये किया जाए, जब दिमाग से आदमी सोचने लगता है तो चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। जब सिस्टम बना था, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, तो सतयुग पढ़ते हैं, त्रेता युग पढ़ते हैं, तो उसमें ये हुआ था कि सबको एक काम दे दिया गया, सबको एक सिस्टम दे दिया गया, आपको ये करना है, ऐसे रहना है। तो स्टार्टिंग में सब लोग ठीक से रह रहे थे, तो उसी को क्या कहते हैं? सतयुग। लेकिन बाद में लोग क्या हो गए? होशियार हो गए। बाद में दिमाग लाने लगे कि हम, जैसे उनको दे दिया गया कि आपको कुछ यहाँ बैठा दिया गया, साइन करना है, मोहर मारना है और कागज को ट्रांसफर कर देना है। तो वहां वो आदमी कहा कि जब साइन कर रहे हैं और मोहर मार रहे हैं तो हम कुछ पैसा भी ले लें। तो यहीं से स्टार्ट होने लगी। फिर वो पैसा लेने लगे, फिर उनको पैसा ले रहे हैं तो पैसा उनको वो भी कहीं पहुंचाना है। फिर करते करते पूरा सिस्टम क्या होने लगा? चलना। वो कैसे चलना है? दिमाग चाहिए, लोग अपना दिमाग बनाने लगे। तो आज के लिए एक एग्जाम देने के लिए आपको कितना सफर करना पड़ता है। नीट का एग्जाम हुआ है, उसमें 2 घंटा पहले पहुंचिए, उसमें ये बेल्ट नहीं लगा के जाना है, घड़ी नहीं लगा के जाना है। पहले ये सब क्यों हो रहा है? ये सब चीटिंग को रोकने के लिए है। इतनी चीटिंग होने लगी थी, एक टाइम एग्जाम होता था तो पेपर आउट हो जाते थे, उसके बावजूद पेन में लोग सिस्टम लगाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये पेन भी मत लेके जाओ। तो इसे ह्यूमन माइंड्स का ही करामात है।
हाथ पे भी वही लोग देते हैं। तो ये सब चीजें, हाँ, तो इनमें माइंड नहीं होता, इसीलिए क्या है, सुखी हैं ये लोग। जितने भी प्लांट्स हैं इनका दिमाग है ही नहीं है। सही कह रहे हो। तो वेजिटेटिव में क्या हो गया, ये हो गया। अब ए सेक्सुअल में देखिए, इसमें स्पोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये बताओ, अंकुर बताओ, ये कौन सा स्पोर है? ये स्पोर पढ़ चुके हो? जो डायग्राम में स्पोर दिख रहा है, इस स्पोर का नाम बता सकते हो? तुम बताओ। जू स्पोर। तुम बताओ। जू स्पोर। अच्छा, जू स्पोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है, फ्लैजिला। देखिए, दो कंडीशन है। एक पहले कंडीशन क्या है कि ए सेक्सुअल है। कंडीशन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और दूसरा क्या है, उसमें फ्लैजिला है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या बोल देंगे, जू स्पोर। तो फिर जू स्पोर नहीं होगा। फिर एपेनोस्पोर हो सकता है, हिप्नोस्पोर हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है। बहुत सारे स्पोर्स हैं जो नॉन मोटाइल्स हैं। ये सब पढ़ा है ना। तो देखो, इसमें क्या है, फ्लैजिला भी है, और क्या है, ये ए सेक्सुअल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जू स्पोर हो गया। यहां लिख लीजिए, जू स्पोर। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जू स्पोर के बारे में कि एल्गी में, कोई भी एल्गी हो, उसमें सबसे कॉमन स्पोर कौन सा है, जू स्पोर। ठीक है, तो वहीं पर लिख लीजिए, जू स्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्पोर इन द एल्गी। और ये कब बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर ये पूछा जाए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्पोर की हम बात करें अगर, तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा, तो भी क्या होगा, जू स्पोर ही होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन याद रखिएगा क्या आपका है, जू स्पोर है। तो जू स्पोर में कोई दिक्कत आ रही है? उसके बाद और बहुत सारे स्पोर बनते हैं, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए, लिख लीजिए, ए प्लेनो स्पोर। कौन सा स्पोर है, ए प्लेनो स्पोर। और दूसरा क्या है, हिप्नो स्पोर। क्या है, उसके बाद क्या है, एकाई नीट। ये सब नाम याद रखना है। ए प्लेनो स्पोर यहां भी लिखा हुआ है, ए प्लेनो स्पोर, हिप्नो स्पोर, एकाई नीट। ठीक है, और एक और बताया हमने, जू स्पोर। जू स्पोर पहले ही पढ़ा आपने। तो कितने स्पोर हो गए, जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर, हिप्नो स्पोर और एकाइनीट। ये चारों स्पोर का नाम अलग से लिख लीजिए। अब जू स्पोर क्या आपका है, फ्लैजिलेटेड है, और क्या है, मोटाइल है। उसके बाद क्या है, ये सारे क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। क्या है ये, सबसे पहला पॉइंट इसमें, ये सब एसेक्सुअल स्पोर है। जू स्पोर मोटाइल है, एप्लेनो स्पोर क्या है, नॉन मोटाइल। ये कैसा है, नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। हिप्नो स्पोर भी क्या है, नॉन मोटाइल। दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों नॉन मोटाइल है। एप्लेनोस पे भी नॉन मोटाइल है, और क्या है, हिप्नोस पे भी नॉन मोटाइल है। लेकिन इसकी वाल जो होती है थिक होती है, इसकी वाल क्या होती है, जैसे ऐसे होगा तो इसकी वाल क्या है, थिक है। तो ये क्या आपका है, हिप्नोस्पोर। और एप्लेनोस्पोर की वाल क्या होगी, थिन। दोनों सेम ही चीज है, एप्लेनोस्पोर हिप्नोस्पोर क्या है, सेम चीज है, बस डिफरेंस किसका है, थिकनेस का। ठीक है, उसके बाद एकाइनीट। एकाइनीट भी क्या है, प्लेनोस्पोर की तरह है, एक सेल होता है। और एकाइनीट मैंने पढ़ाया था, कहीं पढ़ा था एकाइनीट के बारे में, आपने याद आ रहा है, कहां पढ़ा था वो ईशान, कहीं याद आ रहा है, कहीं पढ़ाया था, उसमें प्रोटिस्टा में पढ़ा था। तो ये इसमें ये क्या मेथड बताओ, बताया था मैंने, ये मेथड ऑफ क्या है, सर्वाइवल, मेथड ऑफ सर्वाइवल। जैसे एंडोस्पोर के बारे में पढ़ा था ना, एंडोस्पोर क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर बनता है, और बाद में जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो क्या होता है, वो बाहर रिलीज हो जाता है। इतना लिख लिया, इतना समझ में आ गया। अब एक लाइन और लिखिए कि जू स्पोर फाउंड इन
फेवरेबल कंडीशन, जूस स्पोर के नीचे देख लीजिए फेवरेबल कंडीशन, और ये सब जितने भी हैं सब कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में पूछी जाती है, ये सब पता होना चाहिए आपको। जूस स्पोर आपका केवल ऐसा है जो कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में। इसके अलावा जितने भी हमने बताए सब कब बनेंगे, फेवरेबल कंडीशन पे। तो बताओ अंकुर, बताओ हिप्नोस्पोर कब बनेगा, फेवरेबल में कि अनफेवरेबल कंडीशन में? अनफेवरेबल बनेगा। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, प्रियांशु बताओ, व्हाट इज अनफेवरेबल कंडीशन? हाँ ठीक ठीक, फूड अमाउंट अवेलेबल ना हो, टेम्परेचर भी ठीक ठाक ना हो, तो सब क्या हो जाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तुम बताओ ये प्लेनोस्पोर हिप्नोस्पोर में क्या डिफरेंस है? हिप्नो एक की बॉल ठीक है और एक की ठीक है, अपने की ठीक है, हिप्नो की ठीक है। हिप्नोस्पोर की बॉल क्या है, थिक है, और इसकी बॉल क्या है, थिन है। ठीक है, तो कुछ होता नहीं है, स्पोर बने, स्पोर फिर क्या हुए, जर्मिनेट कर गए। अब ये स्पोर क्या करेगा, जैसे ये क्या आपका है, क्लेमाइडोमोनास है, क्या है ये, क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस। जैसे एक आप क्लेमाइडोमोनास ले लीजिए, क्लेमाइडोमोनास का क्या है, ये सेल है, इसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सेल्स के अंदर ही क्या होंगे, माइटोसिस, और माइटोसिस होकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे स्पोर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जू स्पोर। अब ये बाल क्या होगी, ब्रस्ट होगी, और जू स्पोर क्या निकलेंगे बाहर, और क्या करेंगे, जर्मिनेशन। जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, एक नया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। यहां लिख लीजिए डिवाइस बाई माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस कौन बताएगा, बताओ सलोनी, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बताओ। हाँ मियोसिस में माइटोसिस तो पहले तो दो में माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है तो डिप्लॉय होता है, हम्म हम्म ये होता है, और ये मियोसिस में इंटरनोड होता है। बस 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 वाह वाह, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है, समझ गया। देखो मैं एक ही बात बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप बार बार सुनेंगे तो आप ध्यान सुनते ही नहीं है। मैं 4-5 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि माइटोसिस में क्या होता है, 2 सेल बनेंगे, मियोसिस में क्या बनेंगे, 4 सेल। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो पेरेंट्स में होगा वही क्या होगा, डाटा सेल्स में होगा। लेकिन मियोसिस में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बाकी सब डिटेल पढ़ेंगे जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है सब प्रोसीजर। अभी फिलहाल आपको 2 बातें बस याद रखनी है। ठीक है, तो ये माइटोसिस हुआ, इसमें बहुत सारे स्पोर बने और वो स्पोर बाहर निकले और जर्मिनेट होकर के क्या हुए, नया क्लेमाइडोमोनास या नया एल्गी बना लिए। ये क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक जनरल बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? है किसके, ये क्लेमाइडोमोनास के ही हैं या एल्गी के हैं, कह सकते हैं। एल्गी क्या बनाता है, जो स्पोर, सिर्फ एल्गी नहीं बनाता है, फंजाई भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे इनके अंदर स्पोर बनता है, हमने देखा फंजाई के अंदर भी क्या बन रहे हैं, स्पोर। एल्गी के अंदर भी क्या होते हैं, स्पोर। हम लोगों ने स्पोर बनते हैं, नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमिट्स। कौन कौन से गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट। स्पर्म क्या है, मेल गैमिट्स, ओवम क्या है, फीमेल गैमिट्स। ठीक है, इतना जाने बहुत है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पोर। हम लोग स्पोर नहीं बनते हैं, किसमें बनते हैं, प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में बनते हैं। अब देखेंगे ये आपको हो गया ये सेक्सुअल। अब क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, मेल गैमिट्स, सिंपल सा प्रोसीजर है। फिर क्या बनेगा, फीमेल गैमिट्स,
ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या बच जाएगा, जाइगोट। दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जो किसी चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाइए, यही है, वो कोई प्रोसीजर नहीं है, क्या बन गया आपका, जाइगोट। ऐसी जाइगोट के यहां कभी कभी क्या कर देते हैं, वो स्पोर, ठीक है, जाइगो स्पोर इसे बोल देते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, क्या होगा, जाइगोट में क्या हो गया, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर। ईशान बताओ, अगर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है तो स्पोर बन रहे हैं, तो ये कैसे स्पोर होंगे, सेक्सुअल होंगे कि एसेक्सुअल होंगे, सेक्सुअल होंगे। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, कभी भी मियोसिस से अगर स्पोर बनेगा तो क्या होगा, वो सेक्सुअल होगा। अगर यहां पे अगर यहां तो मैं बता रहा हूं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में थोड़ी बताएगा वो। एग्जाम में क्या करेगा, यही डायग्राम बना देगा और पूछ देगा कि ये स्पोर क्या है, ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। तो आप कुछ नहीं देखेंगे, आप दिमाग नहीं लगाएंगे, बस यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगर यहां माइटोसिस लिखा होता तो क्या बोल देते हैं आप, ए सेक्सुअल, और यहां क्या लिखा हुआ, मियोसिस, तो क्या हो गया, सेक्सुअल। ये चीज कहीं और पढ़े थे, प्रोटिस्टा में पढ़ाया था ना, डिप्लॉन्टिक साइकिल और हेप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसमें एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, क्या बताया था, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या हुआ, जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस, और क्या बनते हैं, स्पोर, ठीक है। तो हमने वहां बताया था कि जब यहां पे आएगा वहां पे एग्जांपल बताऊंगा, तो ये एल्गी आगे एग्जांपल ना, अभी अलग अलग क्लास पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कहां कहां हो रहा है ये, ठीक है। तो एल्गी में क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देके पढ़िए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, स्पोर। अब क्या होगा स्पोर, ये आगे बताओ, सृष्टि बताओ, अब स्पोर का क्या होगा फ्यूचर, इसका फिट क्या है, जाइगोट से स्पोर बन चुका है, अब इसका फ्यूचर क्या है। अब तुम्हारे हाथ में फ्यूचर है, तुम जो बताओगे वही होगा। अगर तुम कहोगे जनरेट करना तो जनरेट कर गया, नहीं तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नया एल्गी, ठीक है। बस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आया, या संगीत, तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूं मैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये बताओ कि अब ये स्पोर जो होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक बताया था मैंने आइसोगेमी, दूसरा क्या बताया था, एनाइसोगेमी, तीसरा क्या बताया था, ऊगेमी। तो कौन एक्सप्लेन करेगा, तुम करोगी, हाँ। एक आइसोगेमी को एक्सप्लेन कर दो, सेम होंगे, बस वो हो गया, दोनों गैमेट्स की अप्रोच भी सेम होंगे। तुम बताओ एनाइसोगेमी क्या होता है, सेम नहीं होते हैं, क्या सेम नहीं होता है, मॉर्फोलॉजिकली कि फिजियोलॉजिकली कि जेनेटिकली, बहुत सारे हैं। देखिए मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी वाला इसलिए मैं नहीं बताता हूं कि वहां पे काम की चीज है नहीं, फालतू में कंफ्यूज होंगे, फिजियोलॉजी क्या होती है, फिर पूरा सिस्टम बताओ है कि ना। तो आपको उस काम की चीज यही है कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, ये डिफरेंट। लेकिन कहीं एग्जाम में आ गया कि स्पोर्स गैमेट्स ऑफ ये एनाइसोगैमेट्स में गैमेट्स ऑफ एल्गी कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, फिर आ गया डिसिमिलर, फिर आ जाएगा कि फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, फिर बोथ आ गया। तो वहां पे क्या करिएगा, बोथ को कंसीडर करिएगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकली भी क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। फिलहाल आप ये याद रखिए कि दोनों क्या है, मॉर्फोलॉजिकली तीन टाइप के हो सकते हैं, गैमेट्स कितने टाइप के होंगे, तीन टाइप्स के। पहला क्या होगा, आइसोगेमी, तीसरा क्या होगा, ऊगेमी। तो देखिए आइसोगेमी का दोनों जो स्पोर होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, एनाइसोगेमी में दोनों स्पोर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। कहने मतलब एक बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा। ये भी अच्छा, ये दोनों बराबर होंगे, ये बड़ा एक छोटा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। उसके बाद थोड़ा और डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्या होगा, एक हाँ फ्लेजिला होगा इसमें और फिर इसमें नहीं होगा। और ये कहां होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ये ओपन नहीं होगा, क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या हो गया, एडवांस टाइप का हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्गी में क्या होते हैं, तीनों टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट, आइसो भी होते हैं, एनाइसो भी होते हैं, और क्या होते हैं,
गैमेट भी होते हैं, ठीक है। अब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फिर मियोसिस होगा जाइगोट में, नया स्पोर बनेगा और फिर वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, बनाएगा नया एल्गी। यही प्रोसीजर होता है। थोड़ा बहुत जैसे मान लो क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, और क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, तो सब में लगभग चीजें यही होती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कहीं पे कहीं स्पोर का शेप कहीं चेंज हो गया, कहीं कुछ चेंज हो गया, बाकी सब चीजें क्या है, कॉमन है। हाँ हाँ, तो ये हो गया आपका एक जनरल फीचर ऑफ एल्गी। इतनी बातें अगर एल्गी के बारे में आप जानते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या एल्गी के बारे में क्लियर है, ठीक है। और जब एक एक क्लास आप पढ़ेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन तुम लोग लगाए हो? हाँ, तभी कुछ फंजाई क्वेश्चन फंजाई पढ़ के आओ तुम लोग, अभी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो इतना आपका हो गया जनरल। थोड़ा 50 मिनटों पर आ देते हैं, फिर क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक। देखिए आपने अब तक जो हमने पढ़ाया ये एसेंशियल चीज था, बेसिक्स था, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इतना जब यूज करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा कुछ चीजें एडवांस चीजें देख लीजिए, बहुत ज्यादा काम की नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, जान लीजिए कि सेक्सुअल प्रोसेस में कुछ बातें और जान लीजिए कि जो एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है इसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन होता नहीं है, प्रिमिटिव ऑर्गन है ना। बस ये होता है कि मेल गैमीट अलग होता है और फीमेल गैमीट अलग होता है। जैसे हमने फंजाई पढ़ा था, मेल गैमीट को क्या बोल रहे थे, एंथ्रीडियम। फंजाई में मेल गैमीट को क्या बोल रहे थे, एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमीट को यूगोनियम। वैसे यहां भी मेल गैमीट को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। इसको क्या कहेंगे, यूगोनियम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? ये मेल हो गया, ये क्या हो जाएगा, फीमेल, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसका जो मेल और फीमेल जो आपके ऑर्गेन्स होते हैं, ये गैमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। एल्गी क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके सेक्स ऑर्गन क्या है, यूनिसेलुलर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो एक जनरली वाले क्या सोचेगा कि जब ये मल्टी सेलुलर है तो सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, लेकिन सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं इसके, यूनिसेलुलर। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि ये क्या होते हैं, दो पॉइंट्स है, मेल ऑर्गन क्या होगा, एंथ्रीडियम, फीमेल क्या होगा, यूगोनियम। और ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर, क्या होंगे ये। और इसमें एक लेयर पाई जाती है, एक जैकेट होती है, जो जैकेट लेयर आगे पढ़ेंगे आप, ब्रेफ आइटम प्रेजेंट होती है, यहां पर जैकेट लेयर क्या होती है, एब्सेंट होगी, वहां पढ़ेंगे जैकेट लेयर के बारे में। तो जैकेट लेयर एब्सेंट होती है और क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, और मेल और फीमेल का एंथ्रीडियम और गाइनोसियम हो गया, ठीक है। ये कारा का प्लांट है, तो क्या है, कारा। ये ग्लीन एल्गी है जो कहां पाया जाता है, ये उसमें होता है शायद, ये मैरीन एल्गा, कैसा एल्गा है ये, मैरीन एल्गा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कारा। और ये देखने में प्लांट की तरह होता है, दिख रहा है ना, लीफ, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और ये है, तो इसको कहते हैं कारा। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन देखा जा रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसे क्या कहेंगे, राइजोइड्स, ठीक है। हल्का फुल्का सूट्स भी दिख रहा है इसमें, ठीक है, दो टाइप के सूट्स हैं, नोट्स दिख रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, जैसे आप देख रहे थे कि मेल सेक्स ऑर्गन है, उसे क्या कर रहे थे, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कर रहे थे आप, यूगोनियम। तो यहाँ पे नाम थोड़ा अलग हो गया है, क्यों नाम अलग हो गया, स्ट्रक्चर भी थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो इसमें एक आपका नोक्यूल है, दूसरा क्या है, ग्लोब्यूल है। तो ग्लोब्यूल को कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नोक्यूल क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, उल्टा हो गया है, अच्छा ओके ओके ठीक। ये क्या आपका है, फीमेल, और ये क्या है, मेल, ठीक है। ये एल्गी ही है लेकिन थोड़ा एडवांस एल्गी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कंप्लीटली नहीं हुआ है, लेकिन इनकम्प्लीटली रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये पाया जाता है, और इसमें भी जैसे इसमें सारे एल्गिस में पाए जा रहे हैं थ्रीडियम और यूगोनियम, वैसे इसमें भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होने का इसका नाम कर दिया हमने अलग। जैसे इसमें आपका ग्लोब्यूल्स क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या थोड़ा सा पीएस शेप्ड है।
तो इसका नाम हमने दिया नोक्यूल्स और एक का नाम क्या दिया है, ग्लोबुल्स। तो नोक्यूल्स ग्लोबुल्स क्या है, सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन मतलब गैमिट्स हैं, एक मेल है दूसरा क्या है, फीमेल है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा मेल है। याद करने का तरीका ये है कि आपका नोक्यूल्स फीमेल है ना, तो और ग्लोबुल्स क्या है, मेल है। एक्चुअली नाम था इसमें उल्टा पड़ जा रहा है, कहीं भी जैसे गाइनोसियम जी वाला टर्म जो होता है अक्सर फीमेल है। हाँ तो अपोजिट है, देखिएगा जो आपके दिमाग में आए समझ में उसको अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा कारा के बारे में। और कोई इंफॉर्मेशन, स्पोर से बन रहा था ना अभी अपने पास सेक्सुअल प्रोडक्शन में, कि एल्गी कैसे बन रहा था, स्पोर से। तो प्लांट बॉडी आपका हैप्लॉइड होगा, ठीक है। और कुछ ब्राउन एल्गी हैं, उसमें क्या होता है, ये एक्सेप्शनली कुछ केस हैं उसमें डिप्लॉइड होता है, मोस्टली क्या होते हैं ये प्यूकस आपका एक पढ़ेंगे प्यूफाइसी में। फिर जाइगोटोमोसिस मैंने बताई दी आपको, ठीक है। जाइगोटोमोसिस और स्पोर बन स्पोर क्या बना रहा था, नया एल्गी। इसमें एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता। एम्ब्रियो क्यों नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि जाइगोट सीधे क्या हो रहा है, यहां मियोसिस हो रहा है और क्या बन जा रहा है, स्पोर। और स्पोर क्या बना ले रहा है, नया एल्गी। तो फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहां होगा, हम लोगों में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है कि वहां पे तुरंत मियोसिस नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, माइटोसिस। हमारे बॉडी में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट क्या होता है, वहां पे माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस क्या, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, 2 सेल 4 सेल 8 सेल, बढ़ते बढ़ते क्या मारूला स्टेज, ब्लास्टोसिस स्टेज, करते करते क्या होता है, एक नया एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे एम्ब्रियो होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी हायर एनिमल्स वहां पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या एल्गी हो रहा है, जाइगोट सीधे मियोसिस करके क्या बना ले रहा है, स्पोर्स, और स्पोर क्या बन जा रहा है, एल्गी। ये सब डिफरेंस जानेंगे ना तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट करता है तो सब कॉन्सेप्ट एल्गी में कैसे हो रहा है, जाइगोट है मियोसिस होकर तुरंत स्पोर बन जा रहा है, स्पोर कहां चेंज जा रहा है, नया एल्गी में। हम लोगों में क्या हो रहा है, ये हायर टेडपोल में या मेढक में या आप ले लीजिए रेप्टाइल्स में, सब में क्या हो रहा है कि वहां जाइगोट में सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन कैसा हो रहा है, माइटोसिस, ठीक है। अगर माइटोसिस जब हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डिप्लॉयड का वो डिप्लॉयड ही रह गया। जाइगोट क्या था, डिप्लॉयड, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस। तो माइटोसिस में कोई नंबर चेंज होता नहीं है तो उतना ही रहेगा। तो डिप्लॉयड था तो क्या होगा, डिप्लॉयड ही होगा। और डिप्लॉयड क्या बन जाएगा, फिर जो भी सेल्स बनेंगे सारे सेल्स क्या होंगे, डिप्लॉयड। तो हमारी बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, मियोसिस हो जा रहा है तो बॉडी क्या हो जा रही है, हैप्लॉयड। तो समझ में आ रहा है, नहीं बहुत सिंपल चीजें है, ध्यान सुनने समझ में आएगा। क्यों समझ नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी अब तक मैंने क्या बताया, ये बताओ हमारी बॉडी जो डिप्लॉयड क्यों है, क्योंकि उसमें वो पहले डेवलप होता है धीरे-धीरे। हाँ नहीं तो डिप्लॉयड क्यों है, जैसे हाँ आप देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉयड, ये समझ में आ रहा है क्यों हैप्लॉयड है। हाँ नहीं तुम बताओ सलोनी, ये जो प्लांट बॉडी है इसकी एल्गी की, ये हैप्लॉयड है, तो क्यों हैप्लॉयड है। हाँ देखो जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, लेकिन अगर इसमें मियोसिस ना हो तो हमेशा डिप्लॉयड रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, मियोसिस, इसलिए क्या हो जा रहा है, हैप्लॉयड। अब तुम बताओ शिवानी कि हम लोग की बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है कि हैप्लॉयड होती है, तो यही बता दो। डिप्लॉयड, हाँ अब डिप्लॉयड क्यों होती है अब बता दो। हाँ माइटोसिस होता है, हाँ ठीक ठीक। तो डिप्लॉयड में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए एग्जाम्पल से ये आप याद करने की चीज है। हमने बताया ना आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, तो कहां कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको क्या करना पड़ेगा। तो याद करने का तरीका है ना कि आपके मॉड्यूल्स में ये लिखा हुआ है लेकिन वो कभी याद नहीं होगा, वो लिखा रहेगा, एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत। तो तुरंत एक बार जैसे मोबाइल नंबर होता है, एक बार डायल करते हैं 2-3 बार तो नंबर याद हो जाता है, जब नहीं डायल करते तो नहीं याद होता है। तो तुरंत लिखिए आइसोगेमस और एग्जाम्पल लिख डालिए, क्लेमाइडोमोनास डिबेरेनम
हाँ, अलग अलग नाम है। और यूलोथ्रिक्स, फिर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले लिखा वो इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ब्राउनाई, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये तो कम से कम याद ही होना चाहिए। फिर क्लेमाइडोमोनास, कोकिस्फेरा। क्लेमाइडोमोनास के जो तीनों स्पीसीज हैं, इनके नाम आप जरूर याद कर लीजिए, उसके बारे में देख लीजिए, तीनों लिख लीजिए, याद करिए। डंडा उंडा कहीं है यहाँ पे? ऐसे याद होता नहीं है, ये डंडा है, इसे सुनते हैं। अभी सुनेंगे सबके आइसोगेमस से एग्जाम्पल नहीं आएगा तो फिर देखिए याद करने का तरीका ये होता है कि इसे इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक ही बार सब याद करेंगे ना तो हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार में एक ही नाम याद करिए। जैसे इसमें आप याद कर रहे हैं तो बस आप एक काम करिए, आइसोगेमस में क्या याद करिए, डेबिरियनम, ये तो याद ही है आपको, क्लेमाइडोमोनास। एनाइसो में क्या याद करिए, ब्राउनाई। और ऊगेमस में क्या याद करिए, कोसिफेरा। ये आसान ही नहीं है, इतना याद कर लीजिए। और इसके बाद एक दो दिन में ये नाम भी कभी टाइम लगे याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो पहले याद कर लीजिए, ऐसा ना कि नॉन इंपॉर्टेंट याद कर लिए, इंपॉर्टेंट छोड़ दिए, बाद में याद नहीं किए, ये उल्टा हो गया। हो गया? तुम लिली को पूछ रहे हैं अभी, तुरंत दोस्तों हाँ एक ही एग्जाम्पल पूछेंगे, याद हो गया ना, ठीक है। तुम बताओ तीनों आइसोगेमस का, जो क्लेमाइडोमोनास के तीनों स्पीशीज का नाम बताओ। हाँ हाँ, नहीं ईशान तुम बताओ, तीनों के एग्जाम्पल मैच कराओ, कौन आइसो है, कौन वो है, और कौन वो है एन आइसो है। हाँ 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 हाँ, एन आइसो के पास, हाँ कोसिफेरा, वेरी गुड, सही है, तो याद हो गया, ऐसे तुम लोग याद कर लीजिए, ठीक है। वही सब चीजें फिर यही लिखी हुई है, ठीक है। ये हो गया आपका, कल कल से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा देख लीजिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या देख लेते हैं, 5 मिनट का है। ये हो गया आपका जनरल फीचर ऑफ एल्गी, जो भी आपने पढ़ा ये सब क्या था, जनरल फीचर। अब कल क्या पढ़ेंगे, इसके देखिए एल्गी के 3 क्लास हैं, कितने क्लास हैं, 3 क्लास। क्लास में कहेंगे डिवीजन, कहेंगे क्या कहेंगे, डिवीजन। पहला क्या है, क्लोरोफाइसी, दूसरा क्या है, फियोफाइसी, तीसरा क्या है, रोडोफाइसी। कल पढ़ेंगे तीनों क्लास, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, आज देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या देखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज में सबसे पहले क्या है, ये फोटो सिंथेटिक, क्या है ये क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका फायदा है। और ये क्या करता है, लगभग 50% फोटोसिंथेसिस करता है अर्थ पे, तो ये मेजर क्या हो गया, फोटोसिंथेसाइजर हो गया। दूसरा लिख लीजिए कि बहुत सारे एल्गी हैं जो क्या होते हैं, ईडिएबल। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, क्लोरेला क्या है, क्लोरेला है, और आपका जो खाने लायक हो, और भी कई सारे हैं, क्लोरेला है, और इस एक्स्ट्रा नहीं देखते हैं, कौन कौन से हैं, हाँ सार्गेसम भी है, उसमें एनसीईआरटी में दिया होगा, एनसीईआरटी में दिया होगा।
हम्म। और फायदा है, लेमिनेरिया है, और वो है सार्गेसम है। क्लोरेला है, लेमिनेरिया है, और क्या है, सार्गेसम। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, बस हो गया। देखिए सार्गेसम, सार्गेसम, ठीक है। फिर क्या है, लेमिनेरिया, ठीक है। ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, समुद्र में। सार्गेसो सी पढ़ा है, पूरा समुद्र में फैले होते हैं, इसमें मूवी भी बनी है, सार्गेसो सी। समुद्र में एक समुद्र है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फैले हुए हैं, तो उसको कहते हैं सार्गेसो सी, इसी नाम पे। सार्गेसम क्या है, एक एल्गी है। लेमिनेरिया का नाम सुना होगा, आयोडीन पढ़ा है अपने केमिस्ट्री में, आयोडीन के बारे में पढ़ा है। इससे बनाते हैं आयोडीन, क्या बनाते हैं, आयोडीन। जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्लोरेला से बिस्किट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बिस्किट। और ये बिस्किट कहां यूज करते हैं, स्पेस में, खाने में यूज करते हैं, लेकिन जो स्पेस ट्रेवलर है वो बिस्कुट वहां ले जाते हैं। हाँ नहीं, ये कंफर्टेबल है, इसमें ये यूनिसोल होता है, इसमें प्रोटीन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसलिए इसको ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, बस दो चीज, एक चीज और देख लीजिए, खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। देखिए एक केमिकल होता है एल्जीन, और एक क्या होता है, पैरागीन, ठीक है। तो एल्जीन किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से, और इससे ये किससे मिलता है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये दूसरा चीज है, प्रोटीन नहीं है, वही बता रहा हूं। ये फिर नहीं, एक मिनट, पैरागीन जो है रेड एल्गी हो गया, और एक होता है आपका एग्जाम्पल इसका अगार। एक क्या है, अगार। अगार किससे मिलता है, रेड एल्गी से। रेड एल्गी का नाम इसमें दिया है जिलेडियम। बता रहे पहले क्या करिए, इसको नोट करिए। एल्जीन किससे मिल रहा है, ब्राउन एल्गी से। पैरागीन किससे मिल रहा है, रेड एल्गी से। और अगार किससे मिल रहा है, अगार। ये क्या है, अगार। अगार तो जानते होंगे, अरे जेल की तरह होता है। देखिए ये दोनों क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, क्या है ये, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। ये देखिए इससे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए बता रहा हूं। ऐसा मत समझिए कि ऐसे बता रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है, फैक्चुअल है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। ये आया हुआ है, एल्जीन किससे प्राप्त होता है, ब्राउन एल्गी से। ये पैरागीन किससे प्राप्त होता है, रेड एल्गी से। एगार किससे प्राप्त होता है, रेड एल्गी से। उसका नाम भी आया हुआ है जिलेडियम, GELADIUM, जिलेडियम। इसमें क्या है, जिली है क्या, यहां आई कर लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए एल्जीन क्या है और पैरागीन क्या है। ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वाटर को क्या करें, होल्ड कर लें। ये वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोक्लोराइड इसलिए भी कहते हैं। और अगार क्या है, एक कल्चर, इसको यूज करते हैं कल्चर मीडिया की तरह। क्या यूज करते हैं, कल्चर मीडिया की तरह। कल्चर मीडिया में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर मीडिया में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे प्लेट होता है, प्लेट पे क्या करते हैं, अगार डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अगार। इसको छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। एयर में क्या होता है, वो एक्सपोज होता है। तो यहां पे क्या ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह।
ठीक है, तो इस मीडियम को क्या कहते हैं? कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम कैसे तैयार हो रहा है? अगार से। कैसे तैयार हो रहा है? अगार से। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। प्रियांशु बताओ अगार क्या है? अरे इतना इंपॉर्टेंट बता रहा था, कैसे तुम लोग बात करने लगते हो? अगार इतना इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा पढ़ा रहे हैं। और कल तुम पढ़ा करके आना, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कल पढ़ के आना अगार, पैरागीन और एल्जीन तीनों के बारे में कहां से प्राप्त होता है, लिखो क्वेश्चन, तीनों लिखो। हाँ, कल से ही उसको उठाना पड़ेगा। एल्जीन, पैरागीन और अगार तीनों के कैसे प्राप्त होते हैं और उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। हम्म इडिएबल पार्ट ऑफ मश, पेज नंबर आ जाइए। ये किंगडम फंजाई में आइए पहले। किंगडम फंजाई में पेज नंबर 134, उसमें 134 है, इडिएबल पार्ट ऑफ मशरूम। बताइए क्वेश्चन नंबर 134। हाँ 134। क्वेश्चन सुनिए पहले। इडिएबल पार्ट ऑफ मशरूम इज बेसिडियोस्पोर, माइसीलियम, बेसिडियोमाइसीलियम, कंप्लीट बेसिडियोकार्प। कंप्लीट बेसिडियोकार्प सही बता रहा है? हाँ फोर्थ वाला ठीक है। कौन बेसिडियोस्पोर बोल रहा था? स्पोर कौन बोल रहा था? कल बताया था मैंने, पूरा डायग्राम बता के मैंने कल बताया था कि ये क्या था, ये बेसिडियो कार्पी तो था जिसको हम खा रहे थे। फिर बताइए फंजाई विच रिक्वायर, क्वेश्चन नंबर 143 वहीं पे है, 43 है। फंजाई विच रिक्वायर्स टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड। ठीक है सही है। हाँ हेट्रोथेलिजम बताए थे, होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक जब सेम है। हाँ हेट्रो वाला होगा, हेट्रो वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा हेट्रोथैलिक होगा। ये थैलॉइड है ना, फंजाई क्या है? थैलॉइड है, इसलिए से हो जाएगा हेट्रोथैलिक। बताइए हेट्रोसियस और हेट्रोथैलिक में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं? बताओ हेट्रोथैलिक और हेट्रोसियस में। अभी बताया हूं, थोड़ा सा हिंट किया हूं। देखिए जब हेट्रोसियस टर्म आ जाए, मोनोसियस, डाइसियस, तो ये हायर प्लांट में यूज होगा। कहां पे यूज होगा? हायर प्लांट, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और ये हेट्रोथैलिक कहां टर्म यूज होता है? लोअर में। तो हम लोग भी लोअर में ही तो हैं, हम लोग लोअर नहीं है जो पढ़ रहे हैं अभी। फंजाई एल्गी क्या है? लोअर में। स्यूडोमोनासियम एक्योस इन, ऐसे बताओ स्यूडोमोनासियम कहां पाया जाता है? अंकुर बताओ, तुम पीछे बैठे कुछ पढ़ रहे हो। स्यूडोमोनासियम कहां पाया जाता है? क्लास आए थे ना, तो क्या बताया था? तुम्हें याद है? हाँ पिछले टाइम पे पढ़ाए थे। स्यूडोमाइसीलियम ईस्ट में पाया जाता है। बताए थे कि ईस्ट में माइसीलियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ईस्ट क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज जाते हैं, वो देखने में क्या लगते हैं? माइसीलियम की तरह, लेकिन माइसीलियम होते नहीं है। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्यूडोमाइसीलियम। अब बताओ एक क्वेश्चन और है 138। द फंगस विदाउट माइसीलियम, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? फाइटोफथोरा,
राइजोपस, सैक्रोमाइसीज, माइक्रोस्पोरम। सैक्रोमाइसीज सही बता रहा है। सैक्रोमाइसीज क्या है? सैक्रोमाइसीज ही क्या है? ईस्ट है। अभी तुरंत एक्सप्लेन किया हूं कि ईस्ट में माइसिलियम नहीं होता है, तो सैक्रोमाइसीज ही तो है। देखो उसमें मान लो ये ना एकदम क्या पूछा जा रहा है, तुम दिमाग को रट रखिए। अब दिमाग ये है कि आज शाम को कहीं जाना है पार्टी में, या कहीं दिमाग है कुछ ऐसा जान करना है, तो कहाँ लॉजिकली हो पाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है 147 एल्गी का। एल्गी में आ जाइए, किंगडम एल्गी में प्लांटी में 167 जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अभी पढ़ाए हैं। हाँ 167 जाइगोटिक मियोसिस इज प्रोकैरियोट्स में है कि थैलो में है कि ब्रायो में है कि स्पर्मेटो में है? थैलो ही पढ़ाया ना, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब एल्गी। फिर क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉमन इन, ये तो भी पढ़ाया अभी। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे, बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? वो देखिए पिगमेंट इन एल्गी, पिगमेंट इन एल्गी पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल ए प्लस बी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल ए प्लस कैरोटीन, और लास्ट ऑप्शन आपका है क्लोरोफिल और जैंथोफिल। क्या है? क्लोरोफिल प्लस जैंथोफिल। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्लोरोफिल ए, थर्ड कर रहे हैं आप? एक लोग ने कहा है, किसने? ईशान तुमने बोला है ये थर्ड ऑप्शन, और तुम लोग क्या ऑप्शन बोल रही हो? फर्स्ट तुम कर रही हो, कुछ लोग फर्स्ट कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन? तुम सेकेंड, सृष्टि कर रही है सेकेंड, ठीक है। देखिए जब मैं पढ़ा रहा था एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, 20 या 25 मिनट या आधा घंटा मान लीजिए, पहले की बात है, बार बार फोकस कर रहा था, बार बार, इसीलिए मैं करता हूं, मुझे पता होता है क्वेश्चन कहां से आता है, इसलिए मैं बार बार करता हूं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने बताया था कि पिगमेंट फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, और कौन कौन से पिगमेंट मैंने लिखे थे एल्गी में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और क्या लिखा था? कैरोटीन लिखा था। और इसको गोल करके क्या बताया था? यूनिवर्सल है, तो ये यूनिवर्सल होगा। ये तीनों क्या होंगे? यूनिवर्सल। तो देखेंगे तीनों कहां कहां है। पहले में है तो पहला हो सकता है, दूसरे में है, इसमें भी हो सकता है। देखिए तो क्लोरोफिल ए और बी वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए तो चीफ है, तो होगा ही होगा, और क्लोरोफिल बी भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कैरोटीन में कहां ऑप्शन है बताइए? तो इसमें ए नहीं है ना। देखिए हमेशा पीआईटी देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो क्लोरोफिल ए क्या है? चीफ पिगमेंट है, वही जॉब करता है, वही मेन काम करता है, वही नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफिल ए लिखा हुआ है, और क्या है? बी नहीं है। हाँ चीफ क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल बी को तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सही है, लेकिन पीआईटी किसको देंगे? सेकंड को। लास्ट वाला था क्लोरोफिल और जैंथोफिल है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन करा रहे हैं ना।
क्वेश्चन है अगर अगर ये ऑब्टेन फ्रॉम 182, अगर अगर किससे प्राप्त होता है, अभी पढ़ाया, अगर किससे प्राप्त होता है, इसको रेड से ही लिखते हैं, ठीक है, रेड एलगी से। अब देखिए 184 देखिए, 184 में एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म इन द थैलोफाइटा। बार बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, क्यों नहीं, क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। ये जो एल्गी होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? डिफरेंट फॉर्म में। तो कौन कौन से फॉर्म है देख लीजिए। जैसे आपका एक होता है, कुछ एल्गी क्या होते हैं, फिलामेंटस। क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल क्या आपका है, यूलोथ्रिक्स। क्या है? यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स कैसे होता है? ऐसे फिलामेंट का मतलब क्या, बहुत सारे सेल्स ऊपर ऊपर से लगे रहेंगे, ठीक है। ये क्या है? सेल्स हैं किसके? यूरोथ्रिक्स के। और पूरा ये कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होता है ना, कैसा होता है ये? मल्टीसेलुलर। तो कई सेल्स नहीं है, और ये एक ऊपर एक लगा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? फिलामेंटस। तो फिलामेंटस, अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरोथ्रिक्स का जो वो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, कैसा होता है? फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो ये होगा यूरोथ्रिक्स। और फिर आपका ये स्पाइरोगाइरा, दूसरा क्या है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा कैसा होगा? नहीं नहीं, वो भी ऐसा ही होता है। वो भी क्या होता है? फिलामेंटस ही होता है। एक मिनट सर, फिलामेंटस में क्या होगा? ये आपका ये सेम ऐसे वो भी होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, सीढ़ी की तरह होगा ये, ठीक है। हाँ, ये भी मल्टीसेलुलर होगा। और क्या होगा? ये फिलामेंटस, ठीक है। और एक होता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में क्या होता है? ये म्यूसिलेज की लेयर लगी होती है, और ये किसमें होता है? कॉलोनी में। किसमें है ये? कॉलोनी में। तो वॉलवॉक्स क्या होगा? कॉलोनियल, ठीक है। और ये सब क्या है? फिलामेंटस। और एक है क्लेमाइडोमोनास। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर, ठीक है, और फ्लैजेलेटेड होता है। तो ये सब नोट कर लीजिए, ये सभी काम की चीज है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। ओके, थैंक यू।